नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम काफ़ी गहरे मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो है न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। आप सभी को पता है और हमने अब तक जो पढ़ा है, काफ़ी गहराई से हमने बात की है न्यायपालिका को लेकर और सरकार को लेकर, जो कार्यपालिका हमारी होती है और इनके बीच में जो टकराव हुए हैं उनको लेकर। काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सरल भाषा में भी हमने इनको समझा है और जो भी मुद्दे थे, जो भी बातें ऐसी थी, जिनके वजह से इन दोनों के बीच में टकराव हुए, उनको भी काफ़ी अच्छे से हमने देखा है। आज की हमारी क्लास में जो हमारा जो सिद्धांत है, न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये क्या है और क्यों इसको लाया गया हमारे बीच में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमने एनजेएससी जब देखा, कॉलेजियम सिस्टम जब हमने देखा, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं और न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं, किस प्रकार ये आगे चलकर अलग हो जाती है और किस प्रकार न्यायपालिका अपनी एक भूमिका तय करती है, हमने काफ़ी गहराई से हम सबको समझा। लेकिन हमारे सामने 2-3 पॉइंट ऐसे आते हैं, जैसे कि जजों की नियुक्तियों को लेकर, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार का दबाव किस प्रकार बनता जा रहा है, ये सारी चीज़ें और किस प्रकार हर बार न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में भी राष्ट्रपति के द्वारा काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और इसी को लेकर अभी भी वर्तमान में न्यायपालिका के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट समय दे सकती है राज्यपाल को कि वो अपने जो कानून जो मुख्यमंत्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको सीमित समय में लागू होने दे, ताकि जो वादे जनता से सरकारों ने किए हैं वो वादे समय पर पूरा कर सके। आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है उनका चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथों से ही होता है, क्योंकि राज्यपाल एक कड़ी होता है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच में बातचीत की। तो ये राज्य पर जो दबाव होता है वो केंद्र का होता है और इसी को लेकर अभी हाल ही में सुनवाई भी चल रही है। तो जो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जटिल कड़ी है ये, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। शुरू करते हैं हमारी क्लास को, न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है हमारे सामने और इस सिद्धांत के लिए काफ़ी सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ध्यान से सुनना और समझना। एक कहानी बनाते हैं हम पहले इसको समझने के लिए। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे देश में संविधान लागू किया गया और उस संविधान से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा ये जो अदालतों की जो व्यवस्था है इसको लागू कर दी गई थी। लेकिन अंग्रेजों की जो व्यवस्था लागू की गई थी उसमें अंग्रेजों ने ऐसे सिस्टम बनाए थे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लेकिन हमने संविधान में इसको बदला और जब हमने संविधान बनाया तब हमने देखा और समझा कि अगर ऐसा ही लागू रहने दिया जाए तो हमारी जो सरकार होती है उसके खिलाफ तो कोई फैसला लिया ही नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने न्यायपालिका को थोड़ी पावर दी कि वो प्रधानमंत्री भी हो या राष्ट्रपति भी हो। हालाँकि राष्ट्रपति को मतलब पद पे रहते हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पे न्यायपालिका अपना डंडा चला सकती है। वो सज़ा सुना सकती है या जाँच बिठा सकती है वो, ये पावर हमने न्यायपालिका को दे दी, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो हमने शक्तियाँ बनाई है, एक शक्ति हमने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और ये जो तीनों शक्तियाँ जो हमने बनाई है ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो शक्तियाँ हमने बनाई, तो इनका काम अलग-अलग होना चाहिए और ये शक्तियाँ किसी से बड़ी नहीं होनी चाहिए और किसी से छोटी नहीं होनी चाहिए। और हमने जो संविधान बनाया तो काफ़ी सारे संवैधानिक जो वेता थे जिन्होंने संविधान लिखा, जब वो संवैधानिक जो सभा थी उसमें जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा, काफ़ी बार कहा था कि हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं, इस संविधान में कभी प्रावधान करने की मतलब संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और भीमराव अम्बेडकर ने तो ये बात कही थी कि अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस संविधान को मतलब संशोधन करने की, ये काफ़ी अच्छे से लागू हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आने वाले लोग इतने बुरे होंगे या नेता इतने बुरे होंगे कि वो देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा निचोड़ के खाने वाले हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमें लगातार संशोधन करने पड़े और पहला ही संशोधन भूमि सुधार अधिनियम को लेकर करना पड़ गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर 70-80% लोगों की भागीदारी ही तय नहीं की हमने, उनको ज़मीनें ही हमने आवंटित नहीं कराई, ना उनके हमने ज़मीनें नाम पे करवाई, तो पहला ही संशोधन हमने ये कर दिया। तो ऐसे लगातार संशोधन होते रहे। लेकिन बाद में ये संशोधन तो जनता के लिए किए जा रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा समय आने लगा जब संशोधन खुद के लिए ही किए जाने लगे। मतलब राष्ट्रपति की पावर ही हमने अपने हाथ में ले ली बिल्कुल ही। मतलब हमने
इतने पावरफुल बना लिया सरकार ने खुद को कि अब न्यायपालिका को लगने लगा कि अगर हम चुप रहे तो सरकारें हमें भी खत्म कर देगी, हमारी पावर भी खत्म कर देगी और जो 3 शक्तियाँ हमने बनाई वो खत्म हो जाएगी। तो इसी को लेकर हमने जो सिद्धांत हमारा जो न्यायिक सिद्धांत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें पहली बात ये आती है कि न्यायपालिका के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। आपको पता है जब मूल ढांचा आया और जो फैसले और जजों का चुनाव जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा था, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा कमेटी बनाई जाती थी और उसके अंदर एक पैनल चुन लिया जाता था जजों का और यही जज बनेंगे। इस तरह का चुनाव होता था, उनके हाथ में था, सरकार के हाथ में किस चीज़ का चुनाव करे, लेकिन वो हमेशा वरिष्ठता के आधार पर ही होता आ रहा था ये, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसको बदल दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार के हाथ में ये प्रोसेस थी कि वो किसका चुनाव करे। आगे निरंतर धीरे-धीरे जब ये प्रक्रिया होने लगी और न्यायपालिका को लगने लगा कि अब ये फैसले सरकार ने अपने हाथ में ले लिए, तो फिर ये जो न्यायिक व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तब उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लाया, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम भी जब लाया गया, तो जो फाइलें जो पैनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजों के द्वारा चुना जाता है, वही जब फाइल आगे पहुँचती है तो सरकार उनको रोक लेती है। उनको लागू ही मतलब कि उनको आगे ही नहीं बढ़ने देती है या उन पे सिग्नेचर करके वापस भेजी ही नहीं जाती है। इससे क्या होता है कि जो देरी होने लगती है जजों की नियुक्तियों में, तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन नए नाम भेजने पड़ते हैं। कारण यही है कि जो फाइल भेजी गई थी उनमें नाम जो थे वो सरकार को पसंद नहीं आ रहे थे। दूसरी चीज़ कि आईबी जो इन्वेस्टिगेट ब्यूरो होता है, खुफिया ब्यूरो जो होता है, उसके द्वारा जाँच बिठा दी जाती है और वो सरकार के अधीन आती है। तो सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि आप कोई ना कोई कमी तो इनमें निकालिए। जो कमी निकाल लेती है तो जज की नियुक्ति हो ही नहीं पाती है, नया नाम भेजना ही पड़ता है। तो कॉलेजियम सिस्टम पे भी इस तरह का दबाव चलता है। वहाँ पे भी हमने एक व्यवस्था ऐसी बनाई, वो व्यवस्था है न्यायिक स्वतंत्रता सिद्धांत की। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे संवैधानिक प्रावधान किए हैं इस व्यवस्था को लेकर। संवैधानिक प्रावधान, ये जो न्यायिक सिद्धांत है इसी के अंदर आता है संवैधानिक प्रावधान। और ये क्या होता है, हमने तय की पद, हमने पद की सुरक्षा तय की, जजों की जो नियुक्ति, एक जज बना दिया, मान लो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए, लेकिन अगर जजों की हमने सुरक्षा की बात नहीं की, उनके पद की सुरक्षा की बात नहीं की, तो फिर वो तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि पद की सुरक्षा की बात की, तब हमने कहा कि जो उनका कार्यकाल है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है उससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो सवाल उठा, ये वाजिब था कि नहीं हटाया जा सकता है, मान लो जब गलत पे गलत फैसले दिए जा रहे हैं फिर, तो उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं गलत फैसले दिए जा रहे हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन इसको काफी जटिल बना दिया गया। और जटिल बनाया गया तो कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हमने पहला प्रावधान जो किया वो उनके कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर किया। हमने दूसरा प्रावधान किया और वो था वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते। हमने सोचा कि अगर जजों को भी इस तरह पैसे देने लग जाए और सरकार अगर अपनी मर्जी से उनके जो कार्यकाल है उनका, मतलब कि जज का जो तनख्वाह है हर महीने की मान लो 50,000 रुपये है, अब सरकार ने सोचा कि हम 1,00,000 तनख्वाह कर देते हैं ताकि हमारे फेवर में फैसले आ जाए। तो ये सवाल उठना वाजिब था कि अगर ऐसा करते रहेंगे तो सरकारें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी तनख्वाह होगी तो करोड़ों में चल रही होगी, क्योंकि फैसले मनवाने के लिए तो कितने भी पैसे दिए जा सकते हैं या उनकी पेंशन कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तब हमारे सामने क्वेश्चन था और हमने इसका ढूंढा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने मना कर दिया कि एक बार फिक्स कर दी गई वेतन नियुक्ति से पहले वो उस अंत तक चलता रहेगा। हो सकता है कि देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लग जाए, पैसों की कमी पड़ जाए, तब संशोधन किया जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन बीच में या बाद में कोई बदलाव वेतन भत्तों में नहीं किया जाएगा, ताकि सुनिश्चित रहे कि पैसों के बल पर उनको नहीं खरीदा जा सके। लेकिन अभी यशवंत शर्मा, जो आपने नाम सुना होगा, उनके घर पे कितने पैसे मिले हैं, तो उनकी जांच करने के लिए भी हमारे पास जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जांच करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया। अब जो प्रोसेस में है सुनवाई, क्या होता है आगे पर,
फिर भी उनके घरों में पैसे मिलना एक सवाल तो खड़ा करता ही है। हमने 2 प्रावधान बनाए, आप एक बार इनको लिख लो, न्यायिक स्वतंत्रता सिद्धांत, संवैधानिक प्रावधान, और उसके बाद हम आगे के प्रावधानों की बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधान और वेतन भत्ते दोनों लिखने के बाद हम आगे बात कर देंगे, तो हमारे सामने एक तीसरा प्रावधान जो आएगा वो आएगा कि संसदीय प्रणाली। सरकारें होती है, पार्टियां होती है, संसद में बैठती है, लेकिन ऐसा ना होने लग जाए कि वो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट को ही है भला बुरा कह रही है, उनके फैसलों को लेकर हर कुछ कह रही है, या सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही कुछ भी सुना रहे हैं। तो हमने इस बात को लेकर मना ही कर दिया बिल्कुल कि आप संसद के अंदर आप ये मत कीजिए, और ये चर्चा हो ही नहीं सकती, न्यायपालिका को लेकर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। हमने ये प्रावधान किया। उसके बाद हमने एक बात और थी, और वकालत की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने जजों, एक बार जज बन जाने के बाद फिर उसकी वकालत उनसे छीन ली जाती है कि अब वो वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फेवर में चला जाता है। ठीक है, अगर बाद में वकालत करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जज रहने के बाद फिर वकालत करना तो वो सारी कड़ी मतलब मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमने इस वकालत को भी नामंजूर कर दिया कि जज बनने के बाद फिर वकालत नहीं की जा सकती है। ये 4 प्रावधान काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। पहला संवैधानिक प्रावधान, पहला मतलब कि जो पद से हटाना, ठीक है, सुरक्षित पद को सुरक्षित करना। दूसरा वेतन और भत्ते, संसदीय प्रणाली और वकालत, ये चारों। महाभियोग जो है वो हम अगली क्लास में समझेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। आज की क्लास में जो संवैधानिक प्रावधान है ये चारों, और इससे हमने न्यायिक जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसको मजबूत किया है, ताकि जजों को हटाया नहीं जा सके, और हटाए तो भी काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, इसको अगली क्लास में काफ़ी अच्छे से हम समझ लेंगे। उसके बाद भी हमने ये जो वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, संसदीय प्रणाली, संसद में जजों की चर्चा नहीं की जा सकती है, और जो बाद में वकालत नहीं कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।